तो आज हम लोग देखेंगे गॉस लॉ का एप्लीकेशन का और कुछ एप्लीकेशन। लास्ट क्लास हम लोग देखे थे हाउ टू फाइंड E ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर एंड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लाइन चार्ज। मुंडी मत हिलाओ, पढ़ के आया करो, ठीक है। मुंडी हिल जाएगा एक दिन, ठीक है, ठीक है, पढ़ के आया करो तो ठीक रहेगा। और आप लोगों को याद होगा कि कोई एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो ये कंडक्टिंग स्फीयर है। फॉर ए कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्या बात था? इट वाज लाइक दिस, इट वाज ए कंडक्टिंग स्फीयर जिसमें चार्ज था Q, रेडियस था R और हमारा जो E था वो E था 0 फॉर x लेस देन R। इट वाज है कोई बताने वाला बताने वाली कि Q बाई R स्क्वायर, हाँ कि यस फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू R and the variation was something like this, variation was like this, अंदर 0 चढ़ा उतरा ऐसे था, ठीक है। और ये मैक्सिमम था ऑन दी सरफेस और एट ए डिस्टेंस x आउटसाइड इट वाज kq बाई x स्क्वायर। सो सरफेस पे kq बाई r स्क्वायर, ठीक। फिर हम लोग देखे थे किसके लिए? ड्यू टू ए लाइन चार्ज, द टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, लॉन्ग लाइन चार्ज और इनफाइनाइट लाइन चार्ज। जो लोग जेई ग्रुप में आ रहे हैं उनके ऊपर होमवर्क है। क्या होमवर्क है? कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए हम लोग एक सिलिंड्रिकल सरफेस लिए थे और निकाल दिए थे कि व्हाट इज द फ्लक्स कमिंग आउट फॉर यूनिट नॉर्मल एरिया। उसमें हम लोग क्या किए थे, इसके अंदर कितना चार्ज है, उससे कितना फ्लक्स निकलेगा, कौन सा एरिया से निकलेगा, ऐसे करके कर लिए थे। क्या हम सेम मेथड लगा के कोई एक फाइनाइट लाइन चार्ज के लिए कर सकते हैं जो इनफाइनाइट नहीं है, छोटा सा है, क्या उसके लिए भी कर सकते हैं? हाँ या ना? अगर ना तो क्यों नहीं कर सकते? यूजिंग द सेम मेथोडोलॉजी, यूजिंग गॉस लॉ, व्हाई वी कैन नॉट डू इट फॉर ए फाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है। फाइनाइट लाइन चार्ज के लिए दूसरा तरीका है, दूसरा फॉर्मूला है, हम बताएंगे। उसका ऐसा फॉर्मूला होता है, अगर ये फाइनाइट लाइन चार्ज है, यहाँ पर आपको निकालना है, यहाँ से कुछ d डिस्टेंस में निकालना है, तो वो टेढ़ा मेढ़ा फॉर्मूला निकलता था। अगर ये लैम्बडा कूलम पर मीटर है, हम क्लास में बताएंगे, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी होता था दो कंपोनेंट, एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा कंपोनेंट, ठीक है। एक कंपोनेंट होता था लैम्बडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन d cos अल्फा प्लस cos बीटा, दूसरा होता था sin अल्फा माइनस sin बीटा, ऐसे करके। सो डोंट वरी, बड़ा टिपिकल है ये। तो कोई फाइनाइट लाइन चार्ज के लिए फॉर्मूला निकालने के लिए हम इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, वो मेथड भी नहीं लगा सकते। लेकिन क्यों नहीं लगा सकते मेथड? कहाँ गड़बड़ रह गया? वो आपको जेई वाले में, जो लोग जेई ग्रुप में आ रहे हैं उनको सोचना है। अगर बारीकी से सोचेंगे कि हम लोग क्या कर रहे थे तो वो कह पाएंगे। तो सोचने के लिए दिया गया, सोचना उसके ऊपर। फिर जब हम बताएंगे तब बता देंगे कि ये जो हम लोग ऐसे सोच रहे थे, क्या इस केस में ऐसे सोच सकते हैं? तो पता चलेगा कि नहीं सोच सकते, ठीक है। तो हमारा सोच में गड़बड़ था। दैट सोच वाज स्पेसिफिकली फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज, फाइनाइट के लिए नहीं है। कौन सा सोच? सोच का कौन सा पार्ट? वो सोचना सोचवान लोगों की काम है। सोचवान लोग जेई के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है। तो आप लोग सोचना। Now for infinite line charge, what we have seen, not now. Think your answer, prepare your answer. We'll discuss in some other time, Wednesday's class. लैम्बडा कूलम पर मीटर, और यहाँ से x डिस्टेंस में इंटेंसिटी वाज लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन x। और अगर ये पॉजिटिव लैम्बडा कूलम पर मीटर है तो इंटेंसिटी विल बी लाइक दिस, है ना। और वेरिएशन कैसे था? वेरिएशन was like this, ठीक है। एंड इट वाज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये हो गया E, ये हो गया X। आगे की पढ़ाई आज हम लोग देखेंगे E
ड्यू टू a charged spherical uniformly charged spherical cloud, uniformly charged spherical cloud। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या लिए थे, स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर था, चार्ज था। अभी क्या है, एक स्फेरिकल क्लाउड है। थोड़ा मैं फिगर को ढंग से बनाने की कोशिश करता हूं, आप लोग समझने की कोशिश करना। एक चार्ज क्लाउड है, नाउ इट इज नॉट ए कंडक्टर। कंडक्टर होता तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे चले जाता, अब चार्ज इसमें हर जगह है। सोचो कि कोई इंसुलेटिंग स्फीयर है और इसको कोई चार्ज ऑयल में डुबा दिया गया है, वो चार्ज ऑयल इसके अंदर सोक कर गया है, तो हर जगह चार्ज मिलेगा आपको भरा हुआ एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आ गया क्या? मान लो कि कोई एक इंसुलेटिंग चार्ज बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है, उसको किसी एक ऑयल को चार्ज करके उस ऑयल में इसको डुबा दिया गया, तो वो चार्ज अंदर चला गया। Now the charge is uniformly distributed over a radius r। ऐसा कोई एक चार्ज स्फीयर के लिए हमें पता करना है व्हाट इज इंटेंसिटी, कहां पे, अंदर बाहर दोनों जगह। ठीक है, स्कूल में बहुत रेयरली आता है ये डेरिवेशन, स्कूल में बहुत रेयरली आता है। खाली इसका जब फाइनल ग्राफ आएगा ना, जैसे इसका ग्राफ था, वो वाला ग्राफ को याद रखना, स्कूल में आता है। बाकी ये डेरिवेशन स्कूल में बहुत रेयरली आता है, लेकिन गॉस लॉ की एप्लीकेशन पे कोई क्वेश्चन आता है तो जेई में सिर्फ इसी पे आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेरिवेशन इज नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो भी होगा फाइनल आंसर जो निकलेगा आपको याद रखना होगा, लेकिन मैं डेरिवेशन कर लेता हूं क्योंकि सेपरेटली इसको करना कभी मुश्किल है। लेट रो भी इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, that is कूलम पर मीटर क्यूब। मतलब हर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में there is charge of rho v coulombs of charge over every meter cube। आप क्या कहोगे, Q। ठीक है, टोटल चार्ज कितना है भी पूछेगा तो क्या कहेंगे, टोटल चार्ज, टोटल वॉल्यूम इनटू rho v। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज rho v कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, x is less than r, x is less than r। ठीक है, x तो r से कम है, x तो r से कम है, मतलब यहां पर कहीं इंटेंसिटी चाहिए। मैं क्या करता हूं, इसका रेडियस r दिया है, हमें मालूम है कि ये रेडियस r है, ये रेडियस r है। ठीक है, इसको मिटाता हूं, तो मुझे यहां पे इंटेंसिटी पता करना है। मैं गॉस लॉ यूज करूंगा। गॉस लॉ से इंटेंसिटी निकालने का तरीका क्या हुआ, फ्लक्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया। तो यहां से जो फ्लक्स जा रहा होगा उसको परपेंडिकुलर करके एरिया लेना है। सिमेट्री से पता चल रहा है कि ये अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फ्लक्स ऐसे निकल रहा होगा चारों तरफ, क्योंकि सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां से भी ऐसे ही निकल रहा होगा। तो ऐसा निकलता हुआ कोई फ्लक्स को परपेंडिकुलर करके कोई सरफेस एरिया लेंगे, तो ऐसा लेंगे सरफेस एरिया। सो लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल सरफेस एरिया ऑफ रेडियस x। ठीक है, लेट अस कंसीडर a surface or Gaussian surface, a Gaussian surface of radius x as shown।
x सो ठीक है। तो क्या मुझे कोई मदद करेगा बताने में व्हाट इज चार्ज इनसाइड द सरफेस, क्योंकि यही से तो निकलेगा फ्लक्स और फ्लक्स से निकलेगा इंटेंसिटी। व्हाट इज द चार्ज इनसाइड दिस सरफेस, इसके अंदर क्या चार्ज है? जीरो। सर फोड़ देंगे एकदम, सब चार्ज बाहर आ जाएगा। अंदर दिख रहा है इतना सारा चार्ज है, जीरो कैसे हुआ अंदर? सर वॉल्यूम। यस, rho v is the volume per this is the charge per unit volume into volume of this. चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हुआ rho v कूलम पर मीटर क्यूब, और इसका वॉल्यूम कितना हुआ 4/3 पाई x क्यूब। क्या मैं समझा पाया ठीक से? बिकॉज़ देयर इज चार्ज एवरीवेयर। यस। देन क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ इट? Q in by epsilon है कि नहीं? Q in by epsilon डाल दो तो ये चीज क्या आ गया देखो तो इट इज कमिंग आउट टू बी 4/3 पाई rho v x क्यूब बाई एप्सिलॉन। ये कौन सा लॉ है? गॉस लॉ है। जब भी कोई लॉ का इन्वॉल्वमेंट आता है टू अलर्ट द साइंटिस्ट एंड टू improve the importance of your answer, always mention the law, Gauss law। तो ये हो गया फाइनल। क्या आप पता कर सकते हो what is the area, normal area from which this flux is coming out? इसके अंदर जो चार्ज है उसके चलते जो फ्लक्स निकल रहा है वो तो ऐसे निकल रहे होंगे। यस, आज तो तुषार कंफर्म पे है, बोल रहा है कि ये एरिया है। ये एरिया कौन सा है? 4πx²। अच्छा, तो इतना सारा एरिया में से इतना सारा फ्लक्स निकल रहा है कोई पहलवान जो बताएगा व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? फ्लक्स बाय पाई। देखो आज सब फॉर्म में है, फटाफट बता रहे हैं तो डाल देते हैं। 4πx² डिवाइड करो 4/3 पाई rho v x क्यूब बाई एप्सिलॉन तो था ही, और मैं डिवाइड कर दिया 4πx²। थोड़ा मारपीट करिए, सिंपलीफाई करिए, ये आएगा rho v x बाई 3 एप्सिलॉन। rho v x बाई 3 एप्सिलॉन। ठीक है, कहां पे? for x less than r, for x less than r rho v x by 3 एप्सिलॉन। ठीक है। At a distance x from center for x more than r, at a distance x from center for x more than r, now at a distance x from center with x greater than r। देखो ना, इसके लिए तो हमें एकदम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्या मैं छोटा सा फिगर बना रहा हूं, ये हमारा स्फेरिकल क्लाउड था और इसके अंदर चार्ज भरा हुआ था। हमें इंटेंसिटी पता करना है इस क्लाउड के चलते। कहां पे? बाहर किसी एक जगह पे, यहां पे, जहां पे x का वैल्यू r से ज्यादा है। तो तरीका क्या है? तरीका तो हम लोग जानते हैं। ऐसा एक सरफेस इमेजिन करेंगे, देखेंगे इसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा है। जो फ्लक्स निकल रहा है दैट बाय नॉर्मल एरिया विल बी द इंटेंसिटी। तो क्या ऐसा केस में कोई मुझे सीधे बताएगा व्हाट इज Q in? What is Q in? Rho v into whole charge into on the system. Yes, total charge. It is nothing but the total charge. That is equal to rho v into 4/3 pi r cube। है कि नहीं? तब हो रहा था पाई x क्यूब, लेकिन अभी हो रहा है पाई r क्यूब, क्योंकि यहां तक तो चार्ज है, आगे नहीं। Then pi net flux coming out of this Gaussian surface, it is Q in by epsilon, है ना? और क्या हो गया वैल्यू उसका? It is 4/3 rho pi 4/3 pi rho v r cube by epsilon।
एंड व्हाट इज द एरिया नॉर्मल टू दिस फ्लक्स फ्रॉम व्हिच इट इज कमिंग आउट। अरे भाई ये एरिया ये नॉर्मल है क्या? हाँ नॉर्मल है, इसलिए तो हम स्फेरिकल लिए थे, इसलिए तो नॉर्मल है। स्फेरिकल नहीं लेते नॉर्मल थोड़ी होता, हम क्यूबिकल ले लेते तो ये नॉर्मल नहीं होता। इसलिए तो हम लोग इंटेलिजेंटली स्फेरिकल लिए हैं ताकि जो हमारा सरफेस एरिया होगा वो फ्लक्स को नॉर्मल होगा। ओ तो नॉर्मल एरिया कितना है? ये सरफेस एरिया कितना है? 4πh²। अब बन गया इंटेंसिटी, इट इज फाइनेट बाय नॉर्मल एरिया। कितना हो गया देखो तो, डिवाइड करो 20 बाई 20, 4π कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा रो भी r³ बाय 3ε²। बात कुछ ऐसे आया। तो क्या मिला हमें? इंटेंसिटी अंदर और बाहर कुछ अलग अलग मिला। अभी अगर और चीज को हम ध्यान से देखेंगे तो हम इसको चाहे तो यहां से ऐसे करने की बजाय दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, q इन बाई एप्सिलॉन, q इन की जगह q इन रहने दो, बाई 4π² करो। इसको ऐसे भी कर सकते थे ना, फाइनाइट बाई एरिया। फाइनाइट बाई एरिया मींस q इन बाई एप्सिलॉन बाई एरिया, दैट इज q इन बाई 4πε²। ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन q इन क्या है? टोटल q, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे q टोटल। मतलब हॉलो स्फीयर हो, सॉरी कंडक्टिंग स्फीयर हो या इंसुलेटिंग स्फीयर हो, अगर उसमें चार्ज है q तो उस स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट में इंटेंसिटी क्या होगा? kq/r²। ठीक है, तो बाहर इंटेंसिटी का फॉर्मूला सबके लिए बराबर है। अगर वो स्फेरिकल चार्ज है तो चाहे वो कंडक्टिंग स्फीयर हो नॉन कंडक्टिंग हो, है ना, तो उसके लिए हॉलो हो सॉलिड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार्जेस मस्ट बी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। इफ चार्जेस आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तो आप कहोगे बाहर हर जगह इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा q टोटल बाय 4πε²। हाँ, अगर इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ रो भी कूलम पर मीटर क्यूब तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे आ गया। ठीक है, कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, हमें जो समझ में आया उसको अभी मैं नोट करना चाहूंगा। अब मैं इसको मिटाने वाला हूं, आप लोग तो लिख लिए होंगे। यस 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 यस। तो जो जो चीजें हमें यहां से समझ में आया, अब आपको बोर्ड के लिए क्या चाहिए उतना याद रखना है। बाकी डिराइवेशन तो डिफिकल्ट नहीं था, मजा लगा तो याद रख लो। तो क्या कंक्लूजन मिला? E इज इक्वल टू रो भी x/3ε फॉर x लेस देन r, रो भी r³ बाय 3ε² फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू r। ठीक है, अभी अगर मैं इसका वेरिएशन प्लॉट करूंगा इंटेंसिटी का विथ x, तो आप देखो कि अंदर एट द सेंटर x का वैल्यू 0 है, 0 है तो इंटेंसिटी 0 है। जैसे हम दूर गए, इधर ले रहे हैं E, इधर ले रहे हैं x, और हम देख रहे हैं कि E is proportional to x because rest of the things are constant. It is of the form of y is equal to mx, which is a straight line passing through origin. So the diagram goes like this. It linearly varies. उसके बाद कहां पे पहुंच गए? सरफेस पे। कितना होगा सरफेस पे? x की जगह r डालो, कितना है? रो भी r बाई 3ε, रो भी r बाई 3ε, ये हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे हम देखेंगे कि E is proportional to x², तो क्या होगा? E तो घटने लगेगा, the variation goes like this। ठीक है, बस आपको याद रखना है, ये मेडिकल एंट्रेंस में तो इतने बार आ चुका है कि क्या कहें उसके बाद, आजकल 3-4 साल से नहीं आ रहा है, इतने बार आ चुका है। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बोर्ड के लिए आपको ये फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं पड़ता है, बस ये फिगर की तरह ड्रॉ प्लॉट द वेरिएशन ऑफ E विद द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल क्लाउड, ऐसे आता है, कभी कभार डेरिवेशन नहीं आता। तो दिस पार्ट इज ओवर, हम लोग ये चीज समझ गए। ठीक है, E due to an infinite
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो यहां पर जो एक इनफाइनाइट टर्म आ रहा है, डरना मत। When we say infinite line charge, do you really mean a line charge of say something length 100 kilometers, 200 kilometers? No. This is said to be very large. If it is large, very large as compared to the distance at which you are interested to calculate the electric field. अगर ये छोटा सा लाइन चार्ज है, करीब करीब 10 सेंटीमीटर का है, लेकिन आप यहाँ से कुछ 0.01 मिलीमीटर डिस्टेंस पे निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, यू कैन कंसीडर दिस इज ए इनफाइनाइट लाइन चार्ज। Large, small, as I have already told, they are all relative terms. This is very large as compared to the distance of point of concern. Suppose हम कहेंगे ये 10 मीटर लंबा है, आपको यहाँ ये बहुत बड़ा इनफाइनाइट ले सकते हैं, लेकिन इसके चलते अगर हम 200 मीटर दूरी पे इंटेंसिटी निकालेंगे तो I cannot consider this as an infinite line charge. So the distance must be very very small as compared to the dimension. Here also the same. Infinite surface charge, that does not mean the surface is infinitely large. The distance of point of concern where electric field is to be calculated is very small as compared to the dimension of the line charge. ये board itself will behave as a infinite surface charge. अगर मैं इस board में जो charge है उसके चलते यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो मैं इनफाइनाइट सरफेस चार्ज से इसको डील कर सकता हूँ। इस बोर्ड के लिए यहाँ से 10 मीटर दूरी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आई कैन नॉट कंसीडर दिस एज ए इनफाइनाइट सरफेस चार्ज। समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, मतलब कोई भी सरफेस को हम इनफाइनाइट सरफेस चार्ज ले सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज, ठीक है, और बहुत ही अगर आप बढ़िया से चीजों को समझोगे इनफाइनाइट का मतलब क्या है, तो देखोगे कितने सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाद में थोड़ा सा डिस्कशन कर देंगे टू इंटरेस्ट यू कि आप समझ गए हो। तो कोई एक इनफाइनाइट सरफेस चार्ज है। अब ये जो इनफाइनाइट सरफेस चार्ज है ये दो किस्म के हो सकते हैं, एक हुआ कंडक्टिंग सरफेस चार्ज, एक हुआ इंसुलेटिंग सरफेस चार्ज। हो सकता है कि बोर्ड इज एन इंसुलेटर, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हो सकता है कि बोर्ड इज मेड अप ऑफ एल्युमिनियम एंड दैट इज चार्ज्ड। टू केसेस, दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होते हैं। अनफॉर्चुनेटली योर बुक इज नॉट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द टू। वो करते वक्त डिराइव तो करते हैं इंसुलेटिंग लाइन चार्ज के लिए, लेकिन कैपेसिटेंस में यूज करते वक्त कंडक्टिंग प्लेट से यूज करते हैं इंसुलेटिंग वाले का, और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन लिख देते हैं। दो बार कंसेप्चुअल मिस्टेक करके उनका सही हो जाता है और बोलते हैं कि हीरो। समझ में आया? 2 मिस्टेक्स मेक देम करेक्ट। 2 माइनस प्लस हो जाता है ना वैसे। हाँ, even that mistake is not only in your book, remember that mistake was initiated by great Mr. S.C. वर्मा जी। उनके बुक में ही वो गलत चीज लिखा है, इसलिए वहां से सारे टाप टूक के सारे जो लोकल ऑथर से, छोटे मोटे ऑथर से, वो सारे गलत चीज को निकाल के इसमें लिखे। तो इसमें क्या हुआ, इनफाइनाइट ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज। आप देखोगे किस किस्म की मिस्टेक्स करते हैं लोग, और मैं तो यहाँ पर देयर इज नथिंग टू सरप्राइज। काफी लोग तो कुछ दिमाग नहीं लगाते हैं। महाजन जी ने बताया सपन था, बड़े लोग जो बोल गए वही मान के चलो, है ना, और आंसर भी तो मैच कर रहा है। तकलीफ कहाँ है? You see your online masters. Anyway, अभी सोचो कि ये कोई एक सरफेस है और ये सरफेस पे क्या हुआ है, चार्ज रखा है। मैं थोड़ा समझाने के लिए इसको ऐसे किया हूं। सरफेस का कुछ थिकनेस है, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड को मैं अगर ये साइड से देखूंगा, ये साइड से देखूंगा तो दिखेगा बोर्ड का खाली बॉर्डर ही तो दिखेगा। जैसे मान लो ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड है, ऐसा है, या फिर बोर्ड को ऐसे कर दो, ऐसा है ना। ये सरफेस इज चार्ज। आई एम शोइंग यू दिस थिकनेस, ठीक है, ये थिकनेस में दिखा रहा हूं आपको। ये थिकनेस मतलब यहाँ पर जो बोर्ड कैसा है ऐसा है, जो सरफेस कैसा है ऐसा है। दिस इज द थिकनेस ऑफ द सरफेस
And what I am interested? I am interested to find out the intensity at any distance x from here. यहाँ से x distance पे चार्ज कहाँ पे? चार्ज यहाँ पे है, मान लो ये से। ठीक है, यहाँ पर चार्ज है। इसमें हुआ यूं है, लेट चार्ज पर यूनिट एरिया इक्वल टू सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब पर यूनिट एरिया इसमें सिग्मा कूलम चार्ज है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में सिग्मा कूलम चार्ज है। मुझे क्या पता करना है? मुझे पता करना है इंटेंसिटी एट डिस्टेंस x। मैं क्या करता हूं यहां पे, I consider a cylindrical surface. Imagine. Let us consider a cylindrical surface as shown। चलो ज्यादा क्यों फैला के लिखे, ये जो एरिया है ये एरिया को कहेंगे A, एरिया हो गया A। ठीक है, तो डिराइवेशन स्कूल में लिखना है तो आपको सिस्टमेटिकली लिखना है। लेट चार्ज पर यूनिट एरिया इज सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। लेट अस कंसीडर ए सिलिंड्रिकल सरफेस एज शोन। सिलिंड्रिकल सरफेस ले लिए एज शोन। ठीक है, अच्छा अब 5 flux coming out of the cylinder is equal to Q inside the cylinder by epsilon। ये तो मैं नहीं बोल रहा हूं, गॉस महाराज ने बोल रहे हैं। एंड व्हाट इज द चार्ज इनसाइड? ये सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है? ये चार्ज, दिस इज द चार्ज। अच्छा ये सिलेंडर है ए रेडियस का, ए एरिया का, मान लो कि ये बोर्ड है, मैं ए एरिया का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है किसी सिलेंडर का बैठा दिया, तो उसके अंदर कितना चार्ज रहेगा? उसके अंदर जो चार्ज है वही है। क्या बता सकते हो व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द सिलेंडर नाउ? इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, यस, चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ द सिलेंडर, है कि नहीं? और ये हो गया Q in by एप्सिलॉन, ये हो गया हमारा फ्लक्स। थोड़ा यहां पे रुक जाते हैं। सो नेट फ्लक्स जनरेटेड इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन। थोड़ा वेट कर जाए। नाउ टू केसेस अराइज, दिस सरफेस में बी ए कंडक्टिंग सरफेस, में बी ए इंसुलेटिंग सरफेस। ठीक है, आपकी बुक में सरफेस के नेचर के बारे में कुछ नहीं लिखा है, कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग कुछ नहीं लिखा है। चार्ज सरफेस मतलब एक फॉर्मूला रख दिया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ठीक है, और कंडक्टिंग के लिए भी कुछ दूसरा नहीं, वही लगाता है, जबरदस्ती डबल मिस्टेक करके एडजस्ट करता है। तो आप सोच लो कि फॉर ए नॉन कंडक्टिंग सरफेस चार्ज, phi dash, that is flux coming out of flat surface at P में जो फ्लैट सरफेस है वहां से कितना फ्लक्स जाएगा। अब देखो ये नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग है, तो जो फ्लक्स निकलेगा इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा। यू कैन ड्रॉ द फिगर अगेन, you see this is the cylinder, और यहाँ पर जो चार्ज रखे हुए थे इनके चलते फ्लक्स इधर भी आ रहा है और इधर भी जा रहा है। सिमेट्री से कहोगे कि बराबर जाएगा, कितना है वो? 5 सिग्मा A by 2 epsilon, और it is 5 by 2। You say it is 5 by 2, that is sigma A by 2 epsilon। So what is intensity at point P? It is phi dash by normal area। एरिया डिवाइड करो, क्या मिलेगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। किसके लिए?
नॉन कंडक्टिंग सरफेस चार्ज के लिए, है कि नहीं? अगर ये नॉन कंडक्टिंग है, जितना फ्लक्स बन रहा है आधा उधर जाएगा आधा इधर आएगा। अब प्रीतिश के दिमाग में घुस रहा होगा, सर इधर से क्यों नहीं जाएगा? सोचो, वही सोच रहा है कि ऊपर से क्यों नहीं जाएगा, खाली ये दोनों सरफेस से क्यों जाएगा? ठीक है, असलियत तो ये है। चलो मानते हैं कि आपके हिसाब से ऊपर से भी जाएगा, ठीक है। यहां से जो चार्ज है, सोचो इसका अगर ऊपर से गया तो इसका तो ऊपर जाना जरूरी है, नहीं तो इंटरसेक्ट। इसका ऊपर जाना जरूरी है, मतलब ऐसा हो सकता है कि सारा लाइंस ऑफ फ्लक्स ऐसे गए और यहाँ पर कोई लाइंस ऑफ फ्लक्स नहीं है और इंटेंसिटी जीरो है। इज इट पॉसिबल? नो, it is not possible. There cannot be a void somewhere here. That means all the lines of flux have to go like this, symmetry से, है कि नहीं? अगर कहीं एक का लाइन ऑफ फ्लक्स ऐसे गया तो दूसरा का तो ऐसे जाना पड़ेगा, तीसरा का ऐसे जाना पड़ेगा, चौथा का ऐसे, तो फिर यहाँ पे क्या लाइन ऑफ फ्लक्स है? कुछ भी नहीं जा रहा है, ये इधर जा रहा है। नहीं सर ये इधर नहीं जा रहा है, ये इधर जा रहा है। कैसे? अगर सारे ऐसे जा रहे हैं तो ये क्यों नहीं जाएगा? एवरीवन विल गो। इसका मतलब ऐसे गया तो यहाँ पर इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सोचो, खुद से सोचो, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, इट इज टू बी फेल्ट एंड रियलाइज्ड। तो इसमें हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन फॉर ए कंडक्टिंग सरफेस चार्ज। बोलो, कंडक्टिंग सरफेस चार्ज में क्या कहोगे? फाई डैश। क्या कोई बताएगा? फ्लक्स कमिंग आउट, फ्लक्स कमिंग आउट of at p, कितना फ्लक्स निकल के आएगा? अगर ये कंडक्टिंग है, यहां से जो भी फ्लक्स निकलेगा वो अंदर कैसे जाएगा? फ्लक्स कैन नॉट एंटर टू ए कंडक्टर, फ्लक्स कैन नॉट एंटर टू ए कंडक्टर, निकल के बाहर ही आएगा। मतलब सारा का सारा जो फ्लक्स निकल रहा होगा वही बाहर आ जाएगा, बिकॉज फ्लक्स कैन नॉट एंटर टू ए कंडक्टर, यू नो। सो आप कहोगे इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? फाई डैश बाय एरिया, दैट इज फाई बाय एरिया, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन। क्योंकि फाई क्या था? फाई था सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन, सो हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ध्यान रहे कि कोई अगर सरफेस चार्ज नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है, इंटेंसिटी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। कंडक्टिंग है, इंटेंसिटी सिग्मा बाय एप्सिलॉन। बुक में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का डिस्टिंग्विश नहीं किया है, हर केस में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन लिख दिया है। लेकिन जब वो कैपेसिटेंस के लिए निकालता है, इस प्लेट के लिए निकालता है, इस प्लेट के लिए निकालता है और गड़बड़ कर देता है। ऐसा नहीं है, इसके लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, उसके लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, दोनों को जोड़ के सिग्मा बाय एप्सिलॉन कर लेता है। मतलब 2 मिस्टेक्स अगेन that we'll see when we'll discuss about capacitance, why it should not be taken sigma by 2 epsilon due to each plate. Okay, तो it is sigma by epsilon। तो कंडक्टिंग हुआ तो ये, नॉन कंडक्टिंग हुआ तो ये। लेकिन मैं क्या करूं? आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, you can miss this part, you can miss this part, छोटा सा पार्ट छोड़ सकते हो। ये आपको सिर्फ जेई में जो लोग करेंगे उनके लिए थी। कोई चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है बताओ? इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैं पहले ही आपको डेफिनेशन बता दिया व्हाट इट मींस बाय ए इनफाइनाइट सरफेस चार्ज। कोई एक चार्ज सरफेस को इनफाइनाइट कब कहेंगे? जब जिस पॉइंट में हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस चार्ज सरफेस का डायमेंशन से काफी छोटा है। नहीं? अच्छा, इंटरेस्टिंगली देखो तो ये एक केस है जिस केस में आपको जो इंटेंसिटी है वो x के ऊपर तो डिपेंड नहीं किया। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, intensity is coming out to be the same. Does it mean for every value of x? No, for all values of x for which x is very small as compared to the dimensions of the surface charge। ये चीज समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है? तो ये सारा जो हम लोग अभी डिस्कशन किए, इस डिस्कशन से हमें क्या समझ में आया थोड़ा उसको नोट कर लेंगे। नोट कर लेंगे तो नोट कर लेंगे। क्या देखिए, अगर हम कहेंगे नॉन कंडक्टिंग सरफेस, नॉन कंडक्टिंग सरफेस चार्ज,
ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सरफेस चार्ज है, ये है ऐसा, और ये नॉन कंडक्टिंग सरफेस चार्ज है, इसमें अगर है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो यहां से x डिस्टेंस में तो इंटेंसिटी कितना होगा E। तो पहला चीज तो समझ में आया, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अगर ये माइनस होता, नेगेटिव चार्ज पर यूनिट एरिया होता, तो इंटेंसिटी उल्टा होता। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, सपोज हम कहेंगे, तो यहां पर देखिए क्या, हियर E is independent of distance x, सो x बदलने से E नहीं बदल रहा है, मतलब यहां पर E, यहां पर E, यहां पर E, यहां पर E, हर जगह E बराबर है, मतलब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो दिस इज the only charge distribution which produces uniform electric field। ये स्टेटमेंट काफी इंपोर्टेंट है। How you produce a uniform electric field? By a infinite surface charge। और what type of charge distribution produces uniform electric field? A infinite surface charge। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म कैसे हुआ, क्योंकि कहीं भी जाओ बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है एट डिस्टेंस x, at distance x you find it is coming out to be the same। okay, now bit number 4। चौथा हुआ, हम बताया कि सरफेस चार्ज इनफाइनाइट सरफेस चार्ज कब कहेंगे, ये सरफेस को भी इनफाइनाइट सरफेस चार्ज कहेंगे अगर इसके अगल बगल में हम निकालना चाहते हैं इंटेंसिटी। कहने का मतलब है, मान लो कि कोई एक बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है, व्हिच इज चार्ज्ड लाइक दिस, शेप इज लाइक दिस, तो चार्जेस विल बी डिफरेंट। आप बताए थे शार्प एज में ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंसंट्रेशन होता है, और फ्लैट एजेस में कम होता है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग इंटेंसिटी होगा। आई मीन सपोज ऐसा शेप का कोई एक बॉडी है, मैं थोड़ा शेप को ऐसे बना देता हूँ, ये शेप का कोई कंडक्टिंग बॉडी है, तो इसको अगर हम चार्ज देंगे तो क्या होगा बताओ, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट बी यूनिफॉर्म, हर जगह अलग अलग होगा, हर जगह अलग अलग होगा। यहाँ पर ज्यादा चार्ज पर यूनिट एरिया होगा, सिग्मा 1 विल बी मोर देन सिग्मा 2 विल बी मोर देन सिग्मा 3, यू नो। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट के पास किसी पॉइंट में इंटेंसिटी निकालना चाहूंगा ए में, या किसी पॉइंट बी में, या किसी पॉइंट सी में, तो क्या कहूंगा मैं, सिग्मा और ई एट ए, अगर ये कंडक्टिंग है तो सिग्मा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 विल बी डिफरेंट। एंड आप जानते हो कि आपके फंडामेंटल से सिग्मा 1 विल बी मोर देन सिग्मा 2 विल बी मोर देन सिग्मा 3। ऐसा केस में इंटेंसिटी एट ए क्या होगा, तो आप एक छोटा सा सरफेस को कंसीडर करो, आप इतने नजदीक हो कि दैट सरफेस विल बिहेव एज ए इनफाइनाइट सरफेस चार्ज व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू द सरफेस, और ये कंडक्टिंग है, तो इंटेंसिटी क्या हो गया, सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन। ठीक है, रिक्वायर्ड ओनली फॉर जी, स्कूल वाले आंख बंद कर सकते हैं। E at B is equal to sigma 2 by epsilon, E at C is sigma 3 by epsilon। मतलब किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस के जस्ट पास अगर हमें इंटेंसिटी चाहिए, उस पॉइंट में क्या
सरफेस चार्ज निकाल दो, उसके चलते निकाल दो इंटेंसिटी, यू विल गेट इट। समझ में आया क्या? कंडक्टिंग बॉडी है, होना चाहिए कंडक्टिंग, और चाहे कैसा भी शेप का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ड्यू टू ए सरफेस चार्ज, ड्यू टू ए लाइन चार्ज, ड्यू टू ए स्फेरिकल चार्ज वॉल्यूम, ड्यू टू ए होलो स्फीयर, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, सारे के लिए हम लोग निकाल चुके हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, क्या सबको समझ में आया? यस सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, दिया है कि ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज इंटेंसिटी एट डिस्टेंस 2 मीटर इज 42 न्यूटन पर कूलम। तो इंटेंसिटी का यूनिट होता है, हाँ? मतलब 2 मीटर दूरी पे 42 न्यूटन पर कूलम है। व्हाट विल बी इंटेंसिटी एट डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम द लाइन चार्ज? लाइन चार्ज से 3 मीटर पे कितना होगा? अरे ये तो कितना सिंपल था। कोई एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के चलते अगर इसमें लैम्डा कूलम पर मीटर है चार्ज, तो यहां से r डिस्टेंस में इंटेंसिटी क्या होता था? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन r, है कि नहीं? दैट मींस E अगर r1 डिस्टेंस में E1 है, r2 डिस्टेंस में E2 है, तो हम क्या कहेंगे? E1 r1 is equal to E2 r2, नहीं? तो E into R is a constant, क्योंकि बाकी चीज तो कांस्टेंट है। तो क्या दिया है? 42 न्यूटन पर कूलम, कहां पर? 2 मीटर दूरी पे, 42 into 2। E2 पूछा है कितना है, कहां पे? 3 मीटर दूरी पे, और इसको तो कोई भी निकाल सकता है। E2 is coming 28 न्यूटन पर कूलम। आया था क्या? यस सर, ये यस कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है, आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हो गया, मैं इसको मिटाना चाहता हूं बिकॉज आई नीड सम स्पेस टू राइट। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सर, 1 मिनट से 1 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन टू नंबर 2 क्या दिया? An infinite line charge of lambda coulomb per meter passes through an imaginary cube of side length L. What can be maximum flux coming out of the cube? अच्छा ठीक है, ठीक है, थोड़ा सोचो कि हम चाहते हैं कि कोई एक क्यूब है, इसके अंदर से कोई एक लाइन चार्ज पास करके जा रहा है। अब लाइन चार्ज इसके अंदर से पास करके जाएगा, तो there will be some charge inside. Because of the charge inside, there will be some flux coming out. अगर मैं लाइन चार्ज को ऐसे रख देता हूं इसके अंदर से, किसको? लाइन चार्ज को, लैम्डा कूलम पर मीटर। क्या आप बता सकते हो इस केस में व्हाट इज द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्यूब? दिया है कि क्यूब का साइड लेंथ L है, तो क्या बता सकते हो कि क्यूब के अंदर कितना चार्ज है? व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द क्यूब नाउ? लैम्डा L। तो कितना फ्लक्स निकलेगा? Q in by एप्सिलॉन, दैट इज लैम्डा L by एप्सिलॉन। अगर हम चार्ज को ऐसे रखेंगे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो। An infinite line charge of lambda coulomb per meter passes through an imaginary cube of side length L. What can be maximum flux coming out of the cube? ये सीधा रख दिए तो इसका तो सबसे छोटा सा लेंथ रहा। अगर हम इसको ऐसे रखने की बजाय कुछ ऐसे रखते तो और थोड़ा ज्यादा लेंथ रहता, है कि नहीं? कैसे रखेंगे कि मैक्सिमम लेंथ रहेगा? सोचो, मेरा एक रूम है, क्यूबिकल रूम है, सुनो, यस यू आर वेरी करेक्ट, बट देन यू हैव टू टेल द वैल्यू। सपोज एक क्यूबिकल रूम है, रूम का साइड लेंथ L है, उस रूम के अंदर सबसे लंबा वाला डंडा कौन सा रह सकता है? कौन सा डायगोनल? फ्लोर डायगोनल की सॉलिड डायगोनल? फ्लोर डायगोनल विल बी √2L एंड सॉलिड डायगोनल विल बी √3L। सो मैक्सिमम लेंथ कितना होता है? √3L। ये समझ में आना चाहिए। कैसे रखना पड़ेगा उसको? अगर हम कहेंगे ये क्यूब है ऐसा, तो आपको सॉलिड डायगोनल पे रखना पड़ेगा, मतलब यहां से शुरू होगा, यहां पे खत्म होगा, ऑपोजिट कॉर्नर की डायगोनल पे। समझ में आया? तो क्या कहेंगे? मैक्सिमम लेंथ ऑफ लाइन चार्ज, ये तो हो गया है।
ये सबका हो गया है, तो इसको मिटाते हैं। मैक्सिमम लेंथ ऑफ लाइन चार्ज that can be accommodated in the cube is equal to root 3L along the solid diagonal पूरा नीचे वाले कर्नर से उधर का ऊपर वाले कर्नर तक रखेंगे तो उसको कहेंगे सॉलिड डायगोनल, रूट 3L। सो Q in मैक्सिमम और सो चार्ज इनसाइड कितना हो गया, लैम्बडा इनटू रूट 3L नहीं, तो व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लक्स कमिंग आउट, Q in by एप्सिलॉन, दैट इज रूट 3 टाइम्स लैम्बडा L by एप्सिलॉन। सिंपल है। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में टू इनफाइनाइट लाइन चार्जेस have charge densities lambda 1 and minus lambda 2 coulomb per meter. They are held parallel to each other with a separation 2r। कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, तो इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, दो लाइन चार्ज है, एक में चार्ज है लैम्बडा 1, दूसरे में है माइनस लैम्बडा 2, और पूछा है बताओ ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2r, पूछा है मिड पॉइंट में इंटेंसिटी। अब लैम्बडा 1 के लिए इंटेंसिटी होगा तो E1 होगा, है ना। लैम्बडा 2 ये नेगेटिव चार्ज है, अच्छा नेगेटिव चार्ज है क्या, तो यहाँ पर +1 कूलम चार्ज रखने से अट्रैक्ट करेगा, मतलब E2 विल बी लाइक दिस। तो आप क्या कहोगे, E at point P is equal to E1 plus E2। E1 कितना है इसके लिए, कितना, लैम्बडा 1 by 2 pi epsilon r, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करोगे। और E2 इसके लिए क्या लिखेंगे, क्या माइनस लैम्बडा 2 by 2 pi epsilon r लिखेंगे, नहीं माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी डायरेक्शन को ले चुके हो, हैव ऑलरेडी टेकन द डायरेक्शन इनटू अकाउंट। ध्यान रहे यहाँ पर माइनस मत लिखना, तो ये माइनस लैम्बडा 2 है इसीलिए तो डायरेक्शन ऐसे ली। अब हम कहेंगे इट इज कमिंग आउट टू बी लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 बाय 2 पाई एप्सिलॉन r, ये हो गया इंटेंसिटी। ठीक है, कितना सिंपल है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. A charge Q of charge minus Q of mass M is moving around an infinite line charge of lambda coulomb per meter. Find speed of the charge। ठीक है, स्पीड ऑफ द चार्ज आपको पता करना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये कोई एक सरफेस चार्ज है, सिग्मा माइनस सिग्मा, टू सिग्मा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। कंसिडर द नॉन कंडक्टिंग surface charges
surface charges. Find E at A is to E at B is to E at C. रेशियो चाहिए तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का। A कहाँ है? टू द लेफ्ट ऑफ द नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। B कहाँ है? दोनों के बीच में। कितना दूर पे दिया नहीं। अच्छा, C to the right of this. Question number 6. Question number 6. Two infinite line charges of lambda and 2 lambda coulomb per meter, lambda coulomb per meter and 2 lambda coulomb per meter are held parallel with a separation of 3 meters. Find at what distance from the first one the electric field intensity is 0. सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन से एकदम डिफिकल्ट नहीं है। बोर्ड के क्वेश्चन से और बोर्ड में क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में करवा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा ध्यान से देखिए और सॉल्यूशन समझने की कोशिश करिए। A charge minus q of mass m is moving around an infinite line charge of lambda coulomb per meter. Find the speed of the charge. हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन टेढ़ा है पर मेरा है। यहाँ पर कोई एक लाइन चार्ज है, कैसा है? सीधा ऐसे गया है, सोचो। ठीक है, उस लाइन चार्ज के चलते हर जगह कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? ऐसे होगा। कितना दूर पे? r डिस्टेंस में। कितना होगा? लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन r। सारे पे क्यों पूछ रहे हैं? तो दिया नहीं है इसे। अच्छा ठीक है, हमें जरूरत है। दिया है कि यहाँ पर कोई एक लाइन चार्ज है लैम्बडा कूलम पर मीटर वाला। मैं इसको ऐसे लिया हूं, मतलब परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। कोई चार्ज माइनस क्यू को अगर यहाँ पर रखेंगे तो माइनस क्यू चार्ज ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर को फोर्स पाएगा। कितना फोर्स? E into Q. In an electric field E, a negative charge experiences a force in the opposite direction of E. क्या दिया है? A charge minus Q of mass m घूम रहा है, ये इसके चारों तरफ घूम रहा है। अरे घूमने घुमाने के लिए क्या चाहिए? There must be a centripetal force. क्या होता है वो? ये फोर्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। जब वो ऐसे घूमते हुए जा रहा है, उसको परपेंडिकुलर होकर टुवर्ड्स सेंटर क्या फोर्स है? EQ. What do you call this force? This force is called centripetal force. है कि नहीं? Let R is radius of orbit. जिस ऑर्बिट में चार्ज घूम रहा है, तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे कि for circular motion centripetal force is equal to electric force. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, mv²r होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? E into Q, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज दिया है। नेगेटिव चार्ज है तो इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। चलो वैल्यू डालते हैं, mv² by r
और इसमें ई का वैल्यू क्या है, एट डिस्टेंस आर, यहाँ पे ई क्या है, लैम्ब्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर। आर को कैंसिल कर गया, तो क्या इसमें से हमें भी मिल गया, हाँ भी मिल गया, क्या है रूट ओवर ऑफ लैम्ब्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन एम, ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ v। कितना वैल्यू वेलोसिटी में घूम रहा होगा, इट मस्ट बी मूविंग विथ स्पीड इक्वल टू रूट ओवर ऑफ लैम्ब्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन m। और क्यू रह गया, सॉरी, लैम्ब्डा क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन m। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर चीज एक तो बता देता हूँ, आप लोग थोड़ा याद रख लेना जो लोग जेईई के लिए कर रहे हैं। ये जो Q बाई M है ना, Q बाई M चार्ज ऑन ए बॉडी बाई मास ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। Q by M is called specific charge. So V is proportional to the specific root over of specific charge, ऐसा केस में, ठीक है। वो आपको क्या दे देंगे, एक प्रोटॉन एंड ए अल्फा पार्टिकल आर मूविंग, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। तो यू विल सी प्रोटॉन के लिए चार्ज क्या है, मास क्या है, अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज क्या है, मास क्या है, फाइंड द वेलोसिटी रेशियो। अल्फा पार्टिकल में 2 चार्ज होते हैं और डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस होता है, मास 4 होता है क्योंकि 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। खाली याद रखना है कि फॉर पार्टिकल्स विद हायर स्पेसिफिक चार्ज ही विल बी मोर। स्कूल वालों को इतना ही याद रखना है, क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 बन गया, अब इसको मिटाना चाहेंगे, जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या क्वेश्चन नंबर 4 सबको समझ में आया कि और कुछ समझाया जाए इसमें? आगे बस प्रियंका नायक को समझ में नहीं आया क्योंकि वो कुछ नहीं बोल रही है। प्रियंका नायक समझ में आया? यस सर। हाँ, ये भी बोलती है, ठीक है। तो नंबर 5 में हम देखेंगे कि पूछा है कंसीडर द नॉन कंडक्टिंग सरफेस चार्जेस, ये फाइंड ए बी सी। अच्छा, ए में इसके चलते कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कैसे, नॉन कंडक्टिंग है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। सर माइनस नहीं लिखे, अरे माइनस क्यों लिखेंगे, डायरेक्शन ऐसे दे दिए, नेगेटिव चार्ज है तो ऐसे दे दिए। बी के लिए कैसे होगा, सर ये वाले के लिए ऐसे होगा, कितना 2 सिग्मा, क्योंकि कितने भी दूर पे लो वो तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, इसके लिए ये, इसके लिए ये। हम इसको कहेंगे 1, इसको कहेंगे 2, इसको कहेंगे E1, इसको कहेंगे E2। तो ये जोन में नेट इंटेंसिटी कितना है, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। सो E8A is equal to 2 sigma by 2 epsilon minus sigma by 2 epsilon. So it is coming out to be कितना हुआ, sigma by 2 epsilon. Similarly, at B E1 पहला वाले के लिए इंटेंसिटी किधर को होगा, पहला वाले के लिए ऐसे होगा E1, दूसरे वाले के लिए ये भी तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए ये भी ऐसे होगा, कॉल इट E2। सो दिस इज E1 एंड दिस इज E2। इसका मतलब दोनों के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो सेम डायरेक्शन में बनेगा, इट विल बी 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, पहला केस में इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन वाज मोर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन वाज लेस एंड नेट वाज लाइक दिस। दूसरे केस में कैसे हुआ, दूसरे केस में ये हो गया ऐसे, कितना, इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, दैट इज 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन सिग्मा बाय, दैट इज 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। किस डायरेक्शन में, ये भी कुछ ऐसे है ना, डायरेक्शन कुछ ऐसे हुआ। तीसरा केस में, इन द थर्ड केस में देखो ध्यान से,
थर्ड केस में कैसे होगा, आप कहोगे थर्ड केस में इंटेंसिटी यहां पे ये 2 सिग्मा पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इसके लिए होगा ऐसे, और ये नेगेटिव चार्ज होने के कारण इसके लिए होगा ऐसे। नहीं, अगेन E2 माइनस E1, बट E2 इज मोर देन E1, क्यों? क्योंकि 2 सिग्मा है, तो नेट फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, है ना। तो EC अगर निकालना चाहेंगे तो क्या निकालना चाहेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं हम कहेंगे E at point C is equal to E2 minus E1 again, that is E2 हो गया 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। क्यों माइनस? क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में सिंप्लीफाई करो तो आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन इस डायरेक्शन में। तो क्लियरली मिल गया, ये जितना है ये उतना है, डायरेक्शन उल्टा है, और ये 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन है, ठीक है, 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ये उसका 3 गुना, ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, मतलब 1:3:1। सो EA is to EB is to EC is equal to 1:3:1। क्या चीज हजम हो रहा है? सर मैंने माइनस सिग्मा को सिग्मा पढ़ लिया था सर, इसीलिए उल्टा पुल्टा रेशियो वाला। हाँ ठीक है, ठीक है, बढ़िया। नाउ लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो आप में से हर कोई कर सकता है। 2 इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, एक में चार्ज दिया है, 2 इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, एक में दिया है लैम्बडा कूलम पर मीटर, दूसरे में दिया है 2 लैम्बडा कूलम पर मीटर, दोनों के बीच में डिस्टेंस 3 मीटर है। पूछा है पहला वाले से कितना दूर पे इंटेंसिटी इज 0। तो पहला वाले के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे होगा, इसके लिए कुछ उल्टा होगा और कैंसिल हो जाएगा तो 0 होगा। सो हम कहेंगे EP is 0 मींस इसके लिए यहाँ पर इंटेंसिटी कितना होगा, लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन x इधर को होगा। इसके लिए यहाँ पर कैसे होगा, उल्टा होगा, 2 लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन, ये डिस्टेंस कितना है 3 माइनस x, ये दोनों हो जाएंगे 0, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो EP विल बी 0 क्योंकि इसके लिए इधर को होगा, नहीं इसके लिए डिस्टेंस x है। तो ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, पहला वाले के लिए ऐसे होगा E1, दूसरे वाले के लिए ऐसे होगा E2। तो P पॉइंट में इंटेंसिटी 0 होगा कब, when E1 is equal to E2, है ना। तो इसमें हमें मिल गया क्या, मिल गया कि लैम्बडा लैम्बडा 2 पाई एप्सिलॉन सब कैंसिल हो गया। इट इज 1/x इज इक्वल टू 2/3 माइनस x। हाँ, यहाँ से तो हम x निकाल सकते हैं, तो मिल गया 3 माइनस x इज इक्वल टू 2x, 3x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1 मीटर, x इज इक्वल टू 1 मीटर। क्या बात समझ में आया? जी सर, कैसे